आज हम आप लोगों को बताएंगे लोहारगिरी फोर्जिंग। लोहारगिरी क्या होता है, इसके अंतर्गत आपको हम बता रहे हैं लोहारगिरी फोर्जिंग। लोहारगिरी फोर्जिंग कार्यशाला में स्टील या राट आयरन को मिट्टी में गर्म करके चोट मारकर फोर्जिंग मशीन के दबाव में, प्रेशर मशीन होती है, प्रेशर मशीन के दबाव में जैसी आकृति ढालनी होती है उस प्रकार की डाई लगा करके प्रेशर मशीन के द्वारा आकृति को ढालना ही लोहारगिरी फोर्जिंग कहलाता है। विभिन्न आकृतियों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने की विधि को फोर्जिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेशर मशीन होती है, प्रेशर मशीन में डाई लगा करके जिस आकृति की हमें वस्तु बनाना होता है उस वस्तु की डाई लगाते हैं और डाई लगाने के बाद प्रेशर मशीन के द्वारा दबाव करते हैं। दबाव देने के बाद क्या होता है, जिस आकृति की हमें जो चीज़ ढालनी होती है उस आकृति की तैयार हो जाती है। फिर देखिए इसमें लोहारगिरी और कम बल पर उसकी आकृति में बदलाव लाया जा सकता है और धातु की अंदरूनी संरचना में कोई हानि नहीं होती है। जो हमारी धातु होती है उसकी अंदरूनी संरचना में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है कि उसके कणों में कोई प्रभाव पड़े या हार्डनेस में कोई प्रभाव पड़े। पुराने समय में लोहार धातु के टुकड़े को गर्म करके उसमें हैमर की चोट मारते थे। जब पुराने समय का था, यदि कोई धातु या कोई वस्तु बनाना था तो धातु के टुकड़ों को गर्म करने के बाद उसमें हैमर के द्वारा चोट मार करके आकृति बनाते थे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा समय लगता था। और अब इस समय क्या होता है कि कम समय में ज़्यादा उत्पादन। तो क्या होता है कि इस समय मशीनों का युग है, तो तुरंत मशीनों के द्वारा 1 घंटे में जहाँ 40 प्रोडक्शन तैयार होते हैं, वहाँ उस समय में, पुराने समय में लोहार सारा दिन में एक ही वस्तु को तैयार कर पाता था। देखिए ड्रा हैमर फोर्जिंग यानी का उपयोग किया जाता है। इसमें हैमर क्या होता है, ड्रा हैमर होता है तुरंत काटना और वस्तु को तैयार करना। अब देखिए फोर्जिंग के लाभ, फोर्जिंग करने से क्या क्या लाभ होते हैं। हम आपको 4 प्रकार के लाभ बताते हैं कि फोर्जिंग करने से क्या क्या लाभ होते हैं। जैसे बचाना, नंबर 2 आता है इसमें समय की बचत होती है। नंबर 2 समय की बचत होती है। नंबर 3 पे आता धातु अंदरूनी संरचना में सुधार होता है। फिर देखिए नंबर 4 पे आता है देखिए फोर्जिंग करने से लचीलापन आता है। फिर हम देखिए फोर्जिंग की हानियाँ क्या क्या हैं। ये तो हो गई फोर्जिंग के लाभ। धातु को बर्बाद होने से बचाना, समय की बचत होना, धातु की अंदरूनी संरचना में सुधार होता है, फोर्जिंग करने से लचीलापन आता है। अब देखिए इससे होने वाली हानियाँ कौन कौन सी हैं। ये देखिए फोर्जिंग की हानियाँ, फोर्जिंग से क्या क्या हानियाँ होती हैं उसके बारे में। नंबर 1, फोर्जिंग विधि के धातु को अंदरूनी संरचना में परिवर्तन आ जाता है। फोर्जिंग विधि के द्वारा धातु के अंदरूनी संरचना में परिवर्तन आ जाता है। नंबर 2, ढलवा लोहे की फोर्जिंग नहीं की जा सकती। जो हमारा ढलवा लोहा होता है, कास्ट आयरन, उसकी फोर्जिंग नहीं की जा सकती। कई बार धातु को गर्म करने पर दरारें आ जाती हैं। कई बार जब धातु को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, तो क्या होती है, अपनी हार्डनेस छोड़ देता है, उसमें दरारें आ जाती हैं। नंबर 4 पे होता है जब धातु को प्लास्टिक स्तर तक गर्म करते हैं तब ऊपरी सतह पर पपड़ी सी जम जाती है। जब धातु को प्लास्टिक स्तर तक गर्म करते हैं तो जैसे प्लास्टिक पिघलता है, पिघलने के बाद सिकुड़ जाता है, वैसे ही धातु में होता है जब धातु को प्लास्टिक के तापमान तक गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या होता है वो वैसे ही पिघल करके सिकुड़ जाता है। तो वही है, जब धातु को प्लास्टिक तक गर्म करते हैं तो उसके ऊपरी सतह पर पपड़ी जम जाती है, पपड़ी के रूप में लेई पड़ जाती है। फिर देखिए फोर्जिंग के प्रकार, फोर्जिंग के प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर 1 देखिए हस्त फोर्जिंग। हस्त फोर्जिंग, देखिए हस्त फोर्जिंग के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं। इसमें आता है, इस विधि में जाप को गर्म करने के बाद संडासी की सहायता से, देखिए फोर्जिंग, हस्त फोर्जिंग के अनुसार क्या क्या आता है। जैसे हम किसी जाप को किसी पहाड़ में कोयले की भट्ठी में एकदम लाल करते हैं, लाल करने के बाद उसको हम हाथ से तो पकड़ नहीं लेंगे, जो उसमें टूल्स या जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं संडासी।
संडासी बोलते हैं। क्या होता है कि 2 राडें होती हैं, लोहे की राडें, उनको ऐसे किया जाता है, वहाँ बीच में रिपीट लगाते हैं और आगे से पकड़ने के लिए बना होता है। उसकी सहायता से जाल को आग से पकड़ करके निकालते हैं। निकालने के बाद जो हमारा निहाई होता है, निहाई के ऊपर ऐसे निहाई हमारा गोल बना होता है, इस निहाई के ऊपर जाल को रख करके हैमर के द्वारा उसमें चोट पहुँचाते हैं। निहाई के ऊपर जाल को रख करके हैमर के द्वारा उसमें चोट पहुंचाते हैं। और चोट पहुंचाने के बाद जिस आकृति का हमें टूल्स बनाना होता है उसी आकृति का हम जाल तैयार कर लेते हैं। हैमर से उसको पीट करके संडासी के से पकड़े रहते हैं और हम हैमर से पीट करके जो हमें सामान बनाना होता है बना लेते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है मशीन के द्वारा। ये तो हमारा हाथ के द्वारा हुआ। अब बताते हैं मशीन के द्वारा कैसे काम करते हैं। मशीन के द्वारा देखिए क्या करते हैं। इस बीच में फोर्जिंग के कार्य में पावर हैमर या फोर्जिंग मशीन किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास पावर हैमर होता है, हाथ वाले हैमर से नहीं कर पाते हैं क्योंकि मशीन के द्वारा काम करना होता है, तो इसमें पावर हैमर होता है। पावर हैमर के द्वारा मशीन से प्रेशर मशीन दे करके हम वस्तु को काटते हैं। काटने के बाद जो जैसा तैयार करना होता है उस आकृति को बनाते हैं। इसके पास हमारे पास डाइयाँ होती हैं। पहले ही बता चुका हूँ कि डाई के द्वारा जैसे आपको थाली, कटोरी, गिलास ये सब चीज़ें बनाना होता है तो हमारे पास डाई होती है, डाई लगा देते हैं और उसी हिसाब से हमारा जो हमें टूल्स या जो भी वस्तुएं हमें बनाना होता है बन जाती हैं और कम समय में ज़्यादा उत्पादन होता है। हाथ के द्वारा एक ही टूल्स या कोई भी पार्ट हो दिन में एक ही या 2-4 बना पाएंगे और मशीन के द्वारा हम 1 घंटे में जैसे 20 पार्ट या 30 पार्ट या 40 जो हमें टूल्स बनाना है या जो वस्तुएं बनाना है बन जाती हैं डाई के सहारे। और डाई के सहारे में बिल्कुल एक नाप का ही टूल्स या कोई जाब या कोई पार्ट बिल्कुल एक साइज का ही तैयार होता है डाई मशीन के द्वारा। जब नीचे वाला भाग एनविल पर टिका होता है तो धातु को गर्म करके डाई के निचले भाग पर सेट कर देते हैं तथा ऊपर वाला भाग ऊंचाई से गिर कर जाप को दबा देता है। इस प्रकार जाप निश्चित आकृति की बन जाती है। जब हमें कोई जाप बनाना होता है तो नीचे हम जाप को रखते हैं और ऊपर से ऐसे डाई आता है। डाई आने पर जब प्रेशर मशीन से आता है तो जब उसके ऊपर ऐसे गिरता है तो तुरंत वो अपनी आकृति में ढाल देता है। जिस आकृति का हमें बनाना होता है उस आकृति की डाई लगाते हैं और डाई लगाने के बाद जब लाल लोहे को नीचे रखते हैं और ऊपर से डाई आता है। डाई को आने पर जब प्रेशर मशीन से ऐसे गिरता है तो जो हमें जाप तैयार करना होता है उसी आकृति का जाप तैयार हो जाता है। फिर देखिए भट्ठी। हमारी कितनी प्रकार की भट्टियाँ होती हैं, कौन सी भट्टी में किस प्रकार के लोहे को गलाया जाता है, भट्टी में क्या क्या काम किए जाते हैं और कौन सी भट्टी में कौन से लोहे को गर्म किया जाता है। बनी हुई है भट्टी में कौन कैसे लोहा को गलाते हैं और किस प्रकार से कौन सी भट्टी में किस प्रकार के लोहे को गलाने का काम किया जाता है। तो हम आपको भट्टी के बारे में बताएं। फोर्जिंग शाम में जाप को आवश्यकता अनुसार गर्म करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भट्टी कहते हैं। हम जहाँ पर लोहा को गर्म करते हैं, जैसे हमें लोहा जो ढालना होता है जिसमें हम लोहा को गलाते हैं, गलाने वाले पात्र को हम भट्टी बोलते हैं। तो भट्टी में नीचे से कोयला कर देते हैं और इसके बाद उसमें लोहा डाल करके गरम करते हैं। वो हमारा चिमनी वाला भाग है जिसमें कि गैस ऊपर से छतरी लगी रहती है और जो हमारा कार्बन जलता है, जलने के बाद बाहर निकल जाता है। के अनुसार भट्टी विभिन्न प्रकार की होती हैं। आपकी स्टेनरी फोर्ज भट्टी हम बनाए हैं। ये जो आपकी भट्टी बनी हुई है वो स्टेनरी फोर्ज भट्टी है। ये जो हम भट्टी बनाए हैं वो हमारी भट्टी स्टेनरी फोर्ज भट्टी है। ये हमारी स्टेनरी फोर्ज भट्टी है। इसके माध्यम से देखिए हम किस प्रकार से लोहा को गलाते हैं। इस प्रकार की फोर्ज एक स्थान पर स्थित रहती है। इसका स्थान बदलना कठिन हो जाता है। इसे आग की ईंटों के द्वारा बनाया जाता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। जो ये हमारी भट्टी होती है वो ईंटों के द्वारा बनी होती है। देखे होंगे जैसे चिमनी, ईंटा पकाने वाली जैसे चिमनी होती है वैसे ही हमारी ये भट्टी होती है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान में
ले जाने के लिए दिक्कत होता है, तो इसको जहाँ भी बनाते हैं वहाँ जाम कर देते हैं। वहीं पे इधर उधर इसको नहीं खिसकाया जा सकता, इधर उधर इसको लेकर के नहीं जाया जा सकता है। फिर देखिए नंबर 1 पे इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, पार्टों के बारे में बता रहा हूँ कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं। हार्थ, देखिए इसमें हार्थ लिखा हुआ है। फोर्ज के जिस मुख भाग पर धातु को रख करके गरम किया जाता है, ये जो हमारी भट्ठी होती है, भट्ठी के जो मुख पर के जो रख करके काम किया जाता है को स्थान पर इसका स्थान कहा जाता है। इस भाग को हार्थ कहा जाता है। इसे आग की ईंटों तथा चिमनी मिट्टी के द्वारा निर्मित किया जाता है। जो हमारा अर्थ वाला भाग होता है, इसे ईंटों से या चीनी मिट्टी से इसको तैयार किया जाता है। इसलिए इस पे जो कोक तैयार किया जाता है, हमारा भाग होता है, उसको कहते हैं। फिर देखिए हमारा आता है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स के बारे में बताते हैं। इसमें यहाँ पे ऐसे हत्था लगे होते हैं, इस प्रकार से हत्था, ऐसे ये हमारे हत्थे लगे होते हैं। ये इसमें भट्ठी में ये हत्थे लगे होते हैं इसको रखने के लिए। इस फोर्ज के भाग को नोजल भी कहते हैं, जो तेज हवा ट्यूबर से होती हुई ईंधन तक पहुंचती है। जो हमारी ये क्या बताएं ट्यूबर्स, ये जो हमारा ट्यूबर्स होता है, ट्यूबर्स के द्वारा क्या होता है, जो हमारी हवा आती है, हवा को भट्ठी से बाहर निकालने के लिए जब हम ऑक्सीजन आएगा तभी लौ देता है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक कोयला लौ नहीं देता। तो कोयला जब जलने लगता है उससे जो कार्बन निकलता है, कार्बन निकलने के लिए ही बाहर ये चिमनी लगी होती है कि जो कार्बन तैयार हो चिमनी से बाहर निकल जाए। नोजल को पिघलाने से बचाने के लिए इस रिफ्रैक्टरी पदार्थों से ऊपर से ढका रहता है। जो नोजल होता है उसको ये जो हम ऊपरी सतह से ये ढका रहता है, ये ढका रहता है। ढका रहने के कारण जो हमारे द्रव हैं वो बचे रहते हैं और जो बेकार होते हैं भट्ठी के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। फिर देखिए कूलिंग टैंक। कूलिंग टैंक क्या होता है, यदि कूलिंग टैंक नहीं होगा तो हमारा जो मटेरियल है वो सही नहीं होगा। कूलिंग टैंक जो लोहा गला के तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद उसको ठंडा करते हैं, तो जो जिसमें ठंडा करते हैं वो हमारा होता है कूलिंग टैंक। कूलिंग टैंक जो टैंक हमारा बना होता है, जो पार्ट या द्रव जो पार्ट बनाते हैं, बनाने के बाद जिसे ठंडा, जहाँ पर ठंडा करते हैं वो स्थान हमारा कहलाता है कूलिंग टैंक। कूलिंग टैंक में ही जो हमें ठंडा करना होता है, कूलिंग टैंक में डाल करके ठंडा करते हैं। इसमें क्या होता है, ये फोर्ज की पिछली साइड पर नोजल को ठंडा रखने के लिए बना होता है। इसे ठंडे पानी से भरा जाता है तथा ब्लोअर से आ रही हवा इस टैंक को ठंडा गुजर कर ही नोजल में प्रवेश करती है। जो हमारी हवा होती है कूलिंग टैंक से जो हमारी हवा निकलती है, हवा निकलने के बाद ही वो भट्ठी को ठंडा करती है। और ठंडा करने के बाद डर रहता है कि कहीं भट्ठी फटे ना, इसलिए भट्ठी को ठंडा भी करना करता है, क्योंकि चीनी मिट्टी या ईंटों से बनी होती है। यदि वो हार्ड रहेगी तो फिर इसके बाद काम नहीं हो पाएगा।